आप जानते हैं कि बिहार पूरे हिंदी क्षेत्र में, हाँ इंटायर नॉर्थ इंडिया में हाँ इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अपनी बदौलत आज तक कभी सत्ता में नहीं आ पाई। मोदी सरकार की भी सेंटर में सीटें घट गई है हाँ और ऑपरेशन सिंदूर है या बाकी चीजों, मोदी की पहले जैसी लोकप्रियता नहीं रही। ओके बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग तो जस्ट एक मुखौटा है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो सीधे ऑर्डर लेती है बीजेपी की। मोदी सरकार या बीजेपी इतनी अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है, वैधता खो चुकी है कि उसको लग रहा है कि नॉर्मल इलेक्टोरल प्रैक्टिस से वो जीत के नहीं आ पाएगी। भाजपा का पुराना जादू नहीं रहा, मोदी का पहले वाला ऑरा नहीं रहा, तो आप मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे पहले। आज ये स्थिति है कि मोदी के पक्ष में कुछ नहीं बोल सकते, पूरा ट्रेन नोच लेगा कि तुम्हारे पास जब खाने के लाले पड़ेंगे तो तुम मुंबई जाओगे कमाने, तुम बैंगलोर जाओगे कमाने। महाराष्ट्र की तरह यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता, यहाँ एमएलए एमपी उस तरह बिकते नहीं है कि चलो खरीद ये तो अभी तक नाही ते। नमस्कार, लेट्सअपमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी गणेश पोकळे। आता काही दिवसांमध्ये 4-8 दिवसात बिहारच्या निवडणुका जाहीर होतील। बिहारच्या निवडणुका देशभरात यावेळेस चर्चेत आहेत। त्याचे कारण असे की यावेळेस पुनर्पडताळणी मतदारांची सुरू आहे। त्याच्यामध्ये 60 ते 65 लाख लोकांचा पत्ता कट झाला आहे असे सांगितलं गेलं। काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनी याच्यामध्ये यात्राही काढली। बिहारच्या अनेक भागात आम्ही फिरलो, लेट्सअप मराठीच्या माध्यमातून अनेक रिपोर्ट्स केले। परंतु ज्यावेळेस अशी पडताळणी होते, ज्याला SIR म्हटलं गेलं, ते ह्या सगळ्याच्या बाबतीत अनेक लोकांच्यामध्ये शंका आहेत, भ्रम आहेत। काही लोकांना त्याच्यावरती डाऊट असा आहे की आपल्याला जाणून बुजून काढलं गेले। अशा अनेक अंगाने आज आपल्यामध्ये जे गेली अनेक दिवसापासून सामाजिक काम करत आहेत बिहारमध्ये, त्यांची काही पुस्तकं पब्लिश आहेत। त्यांनी रायटिंग, थिएटर्स अशाही गोष्टी केल्या आणि इथल्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर अगदी खोलातून भाष्य करणारे, ज्यांनी जवळून तिथली सगळी परिस्थिती पाहिली, ते अनिश अंकुर सर आहेत। अनिश जी, लेट्सअप मराठी में अपना बहुत बहुत स्वागत है। अभी बिहार का चुनाव 4-8 दिन में शायद हो सकता है कि घोषणा हो जाए। हम 4 दिन से लेट्सअप मराठी के तौर पर हम बिहार में बहुत सारी जगह घूमे हैं, तो बहुत सारे लोगों से हमने बात की जो कौन CM चाहिए, यहाँ से आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि कट गया है, लेकिन शायद ऐसा होगा कि हमें काटना था उनको, हमें नहीं उसमें रखना था। तो SIR जो है, तो वो कंसेप्ट आप बताइए कि क्या थी यहाँ। एक तो ये है, जैसा कि आपने सही कहा कि 15 दिनों के अंदर या 15-20 दिनों में बिहार में चुनाव की घोषणा होगी। इस पूरे वर्ष में, इस पूरे अगले 2-3 महीने में सिर्फ पूरे देश में बिहार में चुनाव है। और आप जानते हैं कि बिहार पूरे हिंदी क्षेत्र में, इंटायर नॉर्थ इंडिया में इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अपनी बदौलत आज तक कभी सत्ता में नहीं आ पाई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कभी नहीं बनी, नहीं। और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी भी है तो लेकिन पावर में अपनी बदौलत नहीं है, हमेशा उसको अलायंस की। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा का चीफ मिनिस्टर है, MP हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। बिहार में आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेट है बीजेपी के लिए। और अब बीजेपी को लगता है हम इंटायर नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे हैं। इस टाइम में अगर बीजेपी में नहीं है, बिहार में नहीं आ पाए, तो फिर कभी नहीं आ पाएंगे। इसी आर्या पार की इसीलिए उसने SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च, ये जो रिवीजन का ये फॉर्मूला अपनाया। ये दांव बड़ा खेला कि शायद इसकी वजह से जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं, उनको हम बाहर करके, क्योंकि आपको शायद जानकारी हो कि पिछला जो चुनाव हुआ था असेंबली का 2020 में, उसमें NDA और इंडिया महागठबंधन के बीच मात्र 12,000 वोटों का फर्क था, ओनली 12,000। तो ये उनको लग रहा है कि 75 RJD और 74 बीजेपी को एकदम टक्कर से हो रहा है। हाँ, टक्कर था। वो तो असेंबली सीट, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स में तो ये उनको लग रहा है कि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। फिर मोदी सरकार की भी सेंटर में सीटें घट गई है और ऑपरेशन सिंदूर है या बाकी चीजों, मोदी की पहले जैसी लोकप्रियता नहीं रही। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिहार में भी नीतीश कुमार को जो कुछ भी देना था वो दे चुके, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब तबीयत भी, पॉलिटिकली भी, पर्सनली भी, पॉलिटिकली भी। तो ये ज्यादा संभावना है कि ये इसका फायदा
महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को मिलेगा। मतलब ये SIR का जो डिसीजन होता है, मतलब SIR पुनर्पड़ताल SIR का, तो वो डिसीजन तो चुनाव आयोग लेता है, लेकिन उसमें इंटेंशन बीजेपी का है। चुनाव आयोग तो जस्ट एक मुखौटा है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो सीधे ऑर्डर लेती है बीजेपी के। इससे आप पिछले 4-5 साल का देखें, लेकिन असल में ऐसा होता होगा। असल में एग्जैक्टली, चूंकि आप ये पॉइंट, आप चुनाव आयोग के जो ये थे, जो चयन करने वाली जो समिति थी, उसमें था कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। लेकिन उन्होंने उस क्लॉज को हटा के 2 एग्जीक्यूटिव ये कर दिया। तो आप जानते हैं कि वो सब कंट्रोल में किया। इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग को बिहार में एक कॉमन टर्म में कहा जाता है केचुआ। ओके, केचुआ मतलब जिसकी कोई रीढ़ नहीं होती। ओके, बिहार का शब्द केचुआ, रीढ़ नहीं होती। हाँ, एक रेंगने वाला वो छोटा सा जानवर है जिसके पास रीढ़ नहीं होती। हमारे वहाँ आसोल कहते हैं, उसके अंदर रीढ़ नहीं होती। रीढ़ की हड्डी जो होती है, हड्डी निकाल, हड्डी नहीं है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ। ओ, बीजेपी की केचुआ। ओके। तो उसमें ये इंटेंसिव, लेकिन आप देखिए कि बिहार में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये जो लगभग 110 कंस्टिट्यूएंसी में जो यात्रा निकली 13 दिनों की लगभग, लेकिन 60-65 लोगों के जो नाम हटाए गए हैं, तो सही में हटाने जैसे थे, मतलब उस क्राइटेरिया में बैठ रहे थे या हटाए गए? बिल्कुल हटाए गए। जैसे देखिए, यहीं पटना में मेरे कई BLOज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि एक यहाँ पर एक बूथ है, पटने में एक जगह है, एक स्कूल के पास, तो बोला कि मैंने से 942 लोगों का सूची में वोटर लिस्ट दिया था, लेकिन जब बन के आया तो उसमें बहुत नाम कट गए थे। क्यों काटे गए नहीं पता, और क्यों कुछ ऐसे नाम जुड़ गए हैं जो मैं नहीं जानता, जबकि हमारे क्षेत्र का है तो उनको जानना चाहिए कि किसके नाम जुड़े। तो ऐसे बड़े पैमाने पर हुए। और ये मोदी सरकार या बीजेपी इतनी अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है, वैधता खो चुकी है कि उसको लग रहा है कि नॉर्मल इलेक्टोरल प्रैक्टिस से वो जीत के नहीं आ पाएगी। नॉर्मल, इसलिए उसने ये तो जो SIR का मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह ये भी है, और इसलिए बिहार से शुरुआत की गई है कि बिहार जो बाधा बन चुका है, एक समस्या बन चुका है, उसको इसी बहाने निपटा दो। इसके बाद फिर बंगाल है, बाकी सब चीजों से। लेकिन SIR फर्स्ट टाइम बिहार में हो रहा है, फर्स्ट टाइम। स्पेशल कई और स्टेट के इलेक्शन हुए, लेकिन वहां नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसलिए बिहार से, क्योंकि बिहार से ही वो जो हम इसको जीत नहीं पा रहे हैं, शायद इस बहाने हम जीत पाए। पैसा खर्च, इससे पहले के चुनाव में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, कई तरह के लोगों को गोलबंद किया, मोबिलाइज किया, अलायंसेस किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए ये कोशिश की गई। लेकिन बिहार ने इतना बड़ा विद्रोह हुआ SIR के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टियों ने, कांग्रेस ने, RJD ने, सब ने मिलके, इंडिया गठबंधन ने लगभग 17 दिनों की यात्रा निकली, 1300 किलोमीटर, 110 कंस्टिट्यूएंसी में वो घूमा, 20 जिलों तक वो यात्रा निकली, और मैं उस यात्रा में शामिल भी था। मैंने वैसा एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड लोगों का ये कहें कि यात्रा मोर्चा सपोर्ट, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, और पूरे रास्ते, मतलब इसका मतलब लोगों के मन में भी है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, कि हमें लोगों के मन में, देखिए लोगों की जिंदगी में तो कोई बदलाव आया नहीं है, बेरोजगारी वैसी है, जिंदगी उतनी ही कठिन है, तो क्या बचता है? एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में यही भ्रम है कि कम से कम वोट दे सकते हैं, वोट देके अपना आदमी चुन सकते हैं। एकमात्र वही चीज बच गई थी, बाकी चीज तो खत्म हो चुका था। तो लगा कि अब ये भी छीना जा रहा है, तो ये एक सेंस, इस तरह का परसेप्शन बहुत नीचे लेवल तक चला गया। इसलिए इस यात्रा को इतना बड़ा सपोर्ट मिला, इतना समर्थन मिला कि हमसे हमारी अंतिम चीज भी छीनने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसमें जो 60-65 लोग हैं, उनमें से ऐसे कई कम्युनिटी या कैसे लोग हैं कि जो जहाँ मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, उसमें भाजपा का कोई विधायक जीत सकता है, लेकिन उसके ऊपर असर करते वो लोग, तो इसके लिए वो उसमें नाम काटा गया, ऐसे कुछ है? बिल्कुल। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो नाम काटने वाली जो जगह है, कौन है? सीमांचल के इलाके, किशनगंज वगैरह सुना, किशनगंज 75% मुस्लिम डोमिनेटेड है।
सीमांचल का इलाका, तो सीमांचल एसआईआर का सबसे बड़ा फटका किशनगंज में 75% मुस्लिम, या मुस्लिम भाजपा को उधर से सीट बहुत कम मिलती है। तो ये उसके बाद जो जैसे आप मोहल्ले में रहेंगे तो बीजेपी का कार्डर तो जानेगा ना कि हमको वोट नहीं करता है। हाँ, ये हमको, तो मेरे कई ऐसे परिचितों के जिन्होंने जिनके नाम काट गए, जिन्होंने फॉर्म 6 भरा, फिर से आवेदन किया, उसके बाद भी उनके नाम काटे गए। बेगूसराय में एक दनियालपुर एक जगह है, वहाँ एक बहुत इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन आप इतना बड़ा हल्ला हुआ, इतना विरोध हुआ, इतने लोगों के एप्लीकेशन गए, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन एडमेंट है। इतने विरोध के बाद थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन पर सोचिए 11 किस्म के दस्तावेज मांगेगा। हाँ, पूरा बिहार का इलाका बाढ़ में है, वो खुद को जान बचाएगा कि वो दस्तावेज के लिए ब्लॉक और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन सब चीजें होती होगी, वे कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटली मांगा है। तो गंगा पार करके जाना आना, ये हमें बहुत मतलब देखा है, कई लोगों से बात की, एकदम संपर्क टूट जाएगा उससे, पूरा संपर्क नहीं जा सकते। मतलब आप बाढ़ में घिरे हैं, जान बचाएंगे, जीवन जब बचेगा तभी तो दस्तावेज पेश करेगा। दूसरा एक आधार जो है सबके पास रहा करता है, उसको आप अब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है कि आपको आधार को एक्सेप्ट करना है, उसने उसको पहले सजेस्ट किया, तब भी जाके ये, तो ये पूरी कोशिश। अब मान लीजिए कि अभी तो आपने 1 साल पहले चुनाव किया था लोकसभा का, तब ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? अभी जनवरी में, अभी जनवरी या नहीं मार्च में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वर्कशॉप किया, आपने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। जब ये नजदीक आ गया, जब ये लगा कि हम बिहार में नॉर्मल इलेक्टोरल जो बिहेवियर है उससे जीत नहीं सकते, और आज तक कभी जीत नहीं पाए। लेकिन कई लोगों से जो बात हुई तो उन लोगों का मानना था कि इस बार बीजेपी जीत रही, इसलिए विरोधों का ये थोड़ा षड्यंत्र हो रहा है। ऐसा है? षड्यंत्र, भाजपा अगर जीतती रहती तो क्यों आपको डर, क्यों फिर एसआईआर करने की जरूरत क्या थी आपको? मतलब डर की वजह से एसआईआर हो रहा है, डर की वजह से एसआईआर, ताकि कि जो भाजपा और ये इंडिया गठबंधन का जो नैरो हो रहा है, ये वोट का परसेंटेज और वोट नंबर ऑफ वोट्स, तो ये नजदीक पहुंचता जा रहा है। और भाजपा का पुराना जादू नहीं रहा, मोदी का पहले वाला ऑरा नहीं रहा, ठीक है, तो ये श्योरली है कि आप इलेक्शन लूज करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ऑरा है अभी? नीतीश कुमार का ऑरा जो पहले था अब वो खत्म हो चुका है, और उसमें खत्म होने में बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि भाजपा इतनी बदनाम हो चुकी। मैं पहले बताऊं, मैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन से कहीं जाता था तो आप मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे पहले। आज ये स्थिति है कि मोदी के पक्ष में कुछ नहीं बोल सकते, पूरा ट्रेन नोच लेगा आपको। मोदी के प्रेमी इतने हो गए? पहले थे, अब मोदी के विरोधी इतने पहले स्थिति ट्रांसपेरेंट बहुत हुआ है। हाँ, 11 साल के पहले आप मोदी के खिलाफ बोलते तो पूरा ट्रेन आपको पकड़ लेता, गर्दन था। अब मोदी के पक्ष में बोलोगे तो पूरा ट्रेन आपको पकड़ लेगा। जो वहां प्रेम में करते थे अब विरोध में हो रहा है। हाँ, विरोध में, क्योंकि स्थिति इनकी जो लेजिटिमेसी थी, देखिए सबसे बड़ा है कि जिंदगी जो है लोगों की, हमारा जीवन जीने लायक बने, इतना मुश्किल होता जा रहा है। इतनी महंगाई है, खेती पूरा चौपट कर दिया, उपज का दाम नहीं मिलता। हाँ, मतलब वही मुझे पूछना था कि महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई, पुणे हो, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, बड़े बड़े शहरों में, कई तो गाँव तक भी बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए। तो ये कब रुकेगा उनको, मतलब क्यों मजबूर हो रहे हैं? देखिए, ये उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पलायन होता है, पंजाब में, बिहार से बड़े पैमाने पर 100 साल से लगभग बिहार के लोग बाहर जाते हैं। पहले जाते थे फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को। तो यहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंती ज़मीन जो है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित थी। लेकिन उसी के खिलाफ बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी किसान आंदोलन हुआ। और स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आइकॉनिक किसान लीडर। और बिहार पूरे देश का पहला राज्य बना जिसने जमींदारी एबॉलिशन किया, जमींदारी को खत्म करने वाला इंडिया का पहला स्टेट। लेकिन दूसरे दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से जमींदारी लैंड का जो कंसंट्रेशन था, अभी भी उसमें कुछ लोगों के हाथ में बहुत है। तो आप अगर उसके पास रोजगार नहीं रहेगा, दूसरी बात लैंड लॉक्ड स्टेट होने की वजह से एक बड़ा इलाका बाढ़ से
प्रभावित होने की। बाढ़ से मतलब जो प्रभावित होता है, हाँ। अंदाज कितना होगा वो कार्य क्षेत्र? वो बहुत बड़ा इलाका है, कई नदियां हैं, और उत्तर बिहार खास करके सहरसा, सबसे ज्यादा कहाँ से लोग पलायन करते हैं? हाँ, जो मतलब बाढ़ के इलाकों से। ओके। दक्षिण बिहार मतलब गंगा के दक्षिण से जो मगध का इलाका है, वहां से पलायन उतना नहीं है। ओके। पलायन ज्यादा है गंगा पलायन जो आता के है तो वो उत्तर, जिले कौन से आते हैं? नॉर्थ ऑफ गंगा, हाँ। मतलब उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार से ज्यादा कौन है, से जिले जो आते जैसे है सहरसा है, ओके। मधेपुरा है, दरभंगा है, जी, जी, जी। मधुबनी है, इस तरह मुजफ्फरपुर है। इन इलाकों से आप जाएंगे तो ट्रेनें बहुत है डायरेक्टली पंजाब के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि साल में 3-4 महीने बाढ़ से, तो जब तक सरकार नेपाल से बात करके या बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं खोजेगी, लेकिन सॉल्यूशन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, डैम बनाने पड़ेंगे, जो दुनिया भर के विशेषज्ञों ने जो उस पर राय दी है। आप बाढ़ से जब तक मुक्ति, तो क्या होता है बिहार में, ट्रेजेडी क्या है, गंगा के दक्षिण में सूखा पड़ता है, गंगा के उत्तर में बाढ़ से प्रभावित होता है। बात क्यों नहीं हो रही कि मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा, देखिए बाढ़ के साथ क्या है, एक आपके महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे राइटर थे पी साईनाथ, हाँ। तो उन्होंने एक किताब लिखी, एवरीबडी लव्स ड्रॉट। ओके। मतलब सूखा सबको पसंद आता है कि उसके माने खूब पैसा बनता है, सरकार मराठीमध्ये उसमें बोलते दुष्काळ आवडे सर्वांना। हाँ, दुष्काळ। तो ये बाढ़ के बहाने एक कमाई होती है बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ के एक डीएम थे, मतलब किसके, जो बड़े लोग हैं उनके, बड़े लोग हैं, जो रूलिंग क्लास है। ओके। बाढ़ के लेकिन गरीबों को तो छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। तो आपको बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन खोजना है। ओके। और लैंड और लेबर के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो खेती करता है उसके पास जमीन रहना चाहिए। जमीन किसकी? जोते उसकी। ओ, जो मतलब काम कर रहा है उसकी जमीन, उसकी जमीन होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तो पलायन क्यों जाता है? रोजी रोटी के लिए जाता है। अगर रोजी रोटी का इंतजाम यहाँ हो जाए, और खेती पर यहाँ की बड़ी आबादी निर्भर है, खेती में लैंड, भूमि, जमीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक पहलू है लैंड की अवेलेबिलिटी। तो उससे फिर दूसरी बात है कि यहाँ इंडस्ट्री आने के लिए जरूरी है। एक इंडस्ट्री मतलब ज्यादा तौर पर ना के बराबर है कि है कुछ? लगभग नहीं है, और भी खास करके 91 के बाद जब से लिबरलाइजेशन की या ग्लोबलाइजेशन की या प्राइवेटाइजेशन की इंडिया, तो जो भी इंडस्ट्री थी, तो बाहर की इंडस्ट्री पर जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन था उसको तो आपने खत्म कर दिया। तो बाहर का सामान सस्ता हो गया, यहाँ का सामान महंगा होता चला गया। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि खेती पर, जैसे अमेरिका में 40% सब्सिडाइज करता है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो वो चाहता है कि आप यहाँ पर से जो बंदिश है इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन, वो हटा दिया ताकि उसका सामान सस्ता हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में जैसे चीनी, बिहार में 91 के पहले बहुत चीनी मिले थी। अब आप ये ऑस्ट्रेलिया से चीनी मंगाती है सस्ती, अब नहीं मिली, तो पूरी चीनी मिल यहाँ की फिनिश हो गई। महाराष्ट्र में थोड़ा चीनी मिल आपका बचा हुआ है, चीनी लाभ यहाँ खत्म कर दिया। तो यहाँ के 91 कर दिया है ना, कर दिया सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। यहाँ कारखाने थे कई, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से वो कारखाने बंद होते चले गए। तो आप मान लीजिए कि इंडस्ट्री को अगर खत्म हो जाएगा, लैंड में कुछ लोगों के हाथ में, लैंड रिफॉर्म जिस राज्य में अभी तक नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि जमींदारी एवोल्यूशन करने वाला पहला राज्य होने के बावजूद, जैसे बंगाल में हुआ, केरल में हुआ, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म बिल, लैंड रिफॉर्म। अब जैसे केरल के बारे में मैं सुन रहा हूँ कि ये पहला देश का राज्य बनने जा रहा है जो गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नवंबर में घोषणा होने जा रहा है। तो लैंड जब एग्रीकल्चरल, मतलब यहाँ अभी भी बहुत सारा लैंड जो है कई लोगों के पास कंसंट्रेटेड है, कुछ लोगों के यहाँ अभी भी स्टिल। जबकि यहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट ने बहुत बड़ा रोल था, कम्युनिस्ट मूवमेंट का, कि जमींदारों से जमीन छीन के उसने गरीबों में बांटा है। इसीलिए आप देखिए कि सबसे ज्यादा इंडिया में सक्सेसफुल अगर भूदान आंदोलन हुआ तो बिहार में हुआ। अभी भी बहुत सक्सेसफुल रहा, 6 लाख एकड़ जमीन यहाँ मिली थी। तो बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट है यहाँ की इकोनॉमी में। तो एग्रीकल्चर में लैंड और लेबर के रिलेशनशिप को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो श्रम करता है उसके हाथ में लैंड होनी चाहिए।
तो इससे पलायन, जो आपने पूछा कि जो बाहर लोग जाते हैं तो पलायन और कम से कम दूसरा फिर बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान करना होगा। दूसरा, सरकार को इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर कम से कम जहाँ सूखा है वहां कर सकते हैं। हाँ, जो लोग मतलब बिहार छोड़कर जा रहे हैं, कम से कम जिला छोड़कर आ सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, जैसे मतलब मखाना होता है, फल होते हैं बहुत अच्छे, यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, लेकिन जितना ही फर्टाइल लैंड है उतनी ही गरीबी है। गरीबी, हाँ, उतनी गरीबी। हाँ, क्योंकि ये चीज तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, बिहार को जो सेंट्रल का असिस्टेंस मिलता है, सहयोग मिलता है, वो बाकी राज्यों के तुलना में कम है। इसलिए बिहार का ये है कि भाई इसको आप स्पेशल स्टेटस दो। उसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है बिहार को। देखिए, बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आप लोग शायद कम जानते होंगे, बिहार में खनिज संपदा बहुत थी जब ये लोहा है जो, लेकिन केंद्र सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया 50 में। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी मतलब भाड़ा समानीकरण कहते हैं हिंदी में। कि जैसे मान लें कि यहाँ पर लोहा है टाटा में, लेकिन अब तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी लोहा आपको उसी कीमत पर मिलेगा जिस कीमत पर बिहार में मिल रहा है, भले यहाँ बनता है। नहीं, ये नहीं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ का लोहा से महाराष्ट्र डेवलप करता रहा, तमिलनाडु करता रहा, यहाँ क्या मिला? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि भाई यहाँ लोहा हो रहा है, यहाँ इस्पात हो रहा है, तो सबसे पहला अधिकार यहाँ होना चाहिए। तो देखिए, टाटा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन ये जो फ्रेट इक्वलाइजेशन जनता को नहीं हुआ, टाटा का हुआ और दूसरे राज्यों को हुआ। महाराष्ट्र विकसित हुआ यहाँ के लोहा से, क्योंकि इसी पैसे पर जो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी पर उसको वहां लोहा मिल जाता है। तो यहाँ का मतलब जो तो सक्सेसिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकारों ने बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेट किया। क्यों? क्योंकि इसको लेबर सप्लाई करने वाला स्टेट बना के रखना था। मतलब ये राजनीति जो लोग करने, उनके मन में है कि उनके शुरू से पॉलिटिक्स थी, सभी स्टेट मतलब जो सरकारें थी, सरकार गलती। ये अंग्रेज का भी यही था पॉलिसी। अंग्रेजों का क्या था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसका सबसे बड़ा सेंटर बिहार था। अच्छा, तो तुमने विद्रोह किया है तो तुमको पिछड़ा बना के रखेंगे। गुस्सा एक मन में बदला देंगे, बदला कि तुमने हमारे खिलाफ अंग्रेजों का राज तो बिहार में लगभग खत्म कर दिया गया। आई तो क्रांति की भूमि, क्रांति की भूमि, तो उसको पिछड़ा बना के रखा। तो ऐसी नीति लागू की गई जैसे तो मैंने अंग्रेज ने किया था, अगले सरकार ने करना नहीं करना था। खास करके आजादी के बाद तो ये काम आपको नहीं करना था, जो काम अंग्रेजों ने नहीं। तो अंग्रेजों की, आप ये बताइए कि मोस्ट फर्टाइल लैंड, लोहा यहाँ पर है, इस्पात यहाँ पर है, छोटा नागपुर के पहाड़ है, यहीं के संपदा से टाटा देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना टाटा का, इतना बड़ा हो गया और ये राज्य गरीब कैसे हो गया। और टाटा ने कौन सी फैक्ट्री यहाँ बनाई? नहीं बनाई कुछ नहीं। वही जो आजादी के पहले जो जमशेद जी टाटा ने जो टाटा नगर है, जमशेदपुर, टाटा नगरी जिसको कहते हैं, टाटा नगरी है, लेकिन उसमें कोई काम तो है नहीं। काम तो बस उसका फैक्ट्री है, बाहर के लोग काम करते हैं, यहाँ के लोगों को, राज्य तो गरीब। जबकि संपदा बहुत है, फर्टाइल लैंड है, नदियां हैं। तो ये काम तो ये तो सरकार का काम था ना कि नदियों को बांध के सिंचाई की व्यवस्था करती, बाढ़ से लोगों को निजात मिलती। उसको छोड़ दिया बिहार को, ताकि तुम्हारे पास जब खाने के लाले पड़ेंगे तो तुम मुंबई जाओगे कमाने, तुम बैंगलोर जाओगे कमाने, तुम दिल्ली और मद्रास जाओगे। तो आज मतलब आजादी के कितने 75 साल मतलब हो गए बाद में मेरे गांव तक, गांव छोटा गांव है, 3000-4 लाख लोग संख्या, वहां तक सेंटरिंग के लिए लोग आते हैं। तो क्या क्या करना पड़ता है? बिल्कुल। खुद महाराष्ट्र में भी देखिए, खेती तो वहां की भी कि सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र, मेरा इलाका आता है मराठवाड़ा, मराठवाड़ा बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज में डूब के। तो मुंबई चमकता रहा, तो दो भारत बना, एक चमकता भारत, एक तड़कता भारत, एक शाइनिंग इंडिया, एक सफरिंग इंडिया। उसी में ही कम से कम हमारे वहाँ तो कम से कम काम मिलने के लिए थोड़ा आसान जाता है, थोड़ा है। लेकिन यहाँ के लोगों का काम मतलब, और दूसरी बात एक है कि न्यू जनरेशन है, ग्रेजुएशन किया है, 12वीं पास है, कोई आगे की नौकरी करना नहीं मिल रहा है। नहीं, आप बिहार के अखबार को उठा के देखेंगे, यहाँ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत चलते हैं जो जॉब की तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते हैं। खान सर फेमस है, खान सर है, रहमान सर है। लेकिन आप इन लोग को हमेशा मूवमेंट करते देखोगे। क्यों? सरकार पर लड़के, भाई हम कोचिंग कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जॉब वैकेंसी तो है नहीं।
तो ये लोग कल भी आप देखेंगे, ये लोग हमेशा आंदोलन करते हैं सरकार पर, खासकर चुनाव के समय, कि आप वैकेंसी निकालो। वैकेंसी निकालेगा तभी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, तभी तो नौकरी की तैयारी करने वाली इंस्टीट्यूट का कारोबार चलेगा। दो चीजें एक साथ बोली जाती है, यहाँ बहुत गरीबी है, रोजगार नहीं है, और दूसरी बात सबसे ज्यादा IAS अधिकारी यहाँ से। हाँ, तो ये जो बीच का अंतर है वो क्या है? देखिए, जितने ज्यादा IAS ये वगैरह है, बिहार के साथ ट्रेजेडी क्या रही, एक गरीबी एक बहुत बड़े सेक्शन, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में बहुत पैसा है। ये जो गरीबी है, जो जहालत है, दो टोक रहे, मतलब दो पोल है। एक पोल है, आप पटना में जाइए, देश की सबसे महंगी गाड़ियां आपको मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा भीख मांगते लोग भी मिलेंगे। दो पोल है, यही कैपिटलिज्म। बीच वाला नहीं ना, बीच में भी है लोग, लेकिन बेसिक ये स्टार्क असमानता बहुत है, इनइक्वालिटी बहुत है। कुछ लोग के हाथ में बहुत पैसा है, और बिहार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि यहाँ का जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसका इंटरेस्ट इस स्टेट में नहीं है। है यहाँ का स्टेट है, लेकिन उनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। वो यहाँ उसके बच्चे बाहर पढ़ेंगे। शायद हो सकता है वो भी ऐसी तरह देखा जाए कि जो बाहर से स्टेट देखते हैं कि यार वो गरीब का स्टेट है, ऐसा यहाँ का भी बड़ा आदमी देखता होगा कहीं, वो भी उसी तरीके से यहाँ। हाँ। वो भी अपने राज्य के स्टेट को गाली देता है। हाँ। वो पैसा यहाँ से कमाएगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाएगा दिल्ली, बम्बे, इंग्लैंड में। हाँ। जमीन खरीदेगा, मुंबई में फ्लैट खरीदेगा, दिल्ली में फ्लैट खरीदेगा। तो एक जो सबसे ज्यादा लूटता है यहाँ, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ नहीं। जैसे अंग्रेज कैसे थे, तो बिहारी है बाय बर्थ, उसका इंटरेस्ट इस स्टेट में नहीं है, लेकिन भागना चाहता है। जैसे ही पहला मौका मिला, तो अरे भाई ये जो स्थिति है इसको बदलेगा कौन, तुमको बदलना। तो बिहार में जो सबसे अच्छी चीज है क्या है, बहुत बड़ी ऐसी ताकत है, सिविल सोसाइटी है, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं। ये चाहते हैं कि ये चेंज हो, बदलाव आए। थिएटर वर्कर्स हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के को बिहार में बड़ा बनाने में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इतनी गरीबी है, लेकिन महाराष्ट्र की तरह यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता। यहाँ MLA MP उस तरफ बिकते नहीं है कि चलो खरीद ये तो अभी तक नहीं देखा, ये अभी तक पता नहीं। हाँ, आगे अभी तक नहीं। तो क्यों ऐसा होता है? तो इतनी जहालत गरीबी के बाद आज तक भाजपा को आने नहीं दिया सत्ता में। हाँ, ये सबसे मतलब, तो एक तरफ बिहार को पीछे ले जाने वाली गरीबी बहुत होगी, लेकिन शायद स्वाभिमान भी इतना होगा। लेकिन एक बिहार को आगे ले जाने वाली ताकत एक है। आगे ले जाने वाली कौन ताकत है? यहाँ के कम्युनिस्ट लोग हैं, यहाँ के सोशलिस्ट लोग हैं, यहाँ के पोएट्स हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट रहे। बिहार में बहुत एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्टों की संख्या बहुत बड़ी। गांधी मैदान से मतलब जो, और भारत छोड़ो आंदोलन, JP मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट, नक्सल मूवमेंट, सभी का एक भूदान मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूवमेंट, एक आंदोलन की। तो यही एक ऐसी फोर्स है, कायम जलता रहा है कि एकदम क्रांतिकारी। हाँ, तो एक बिहार को जो मॉडर्न, सेकुलर, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की दिशा में, यही बिहार की उम्मीद है। और यही लोग जब पावर में आएगा, यही लोग का जब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो बिहार की प्रगति का रास्ता खुलेगा। तो कुछ दिन पहले हमने आपके यहाँ के बहुत मशहूर NK चौधरी से बात की, जो अर्थतज्ञ है। उन्होंने ये बोला कि लालू जी के मतलब आदर है हमें, लेकिन उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई के साथ साथ इकोनॉमी के लिए कुछ भी करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात हुआ। वो सोशल जस्टिस का, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस के बिना सोशल जस्टिस कुछ नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि जो गरीब है, जो लैंडलेस है, उसको लैंड चाहिए ना। जैसे खेती ही है, 85% लोग वहाँ खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती जो है उसके हाथ में है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 20 या 25 बीघे जमीन है, तो मैं खेती नहीं करता हूँ, तो मैं उसको रेंट पे देता हूँ। तो मान लीजिए कि रेंट का जो पैसा आया, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करता हूँ? दिल्ली में पढ़ने वाले, मुंबई में पढ़ने वाले बेटे के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? पैसा यहाँ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मद्रास में, मुंबई में, दिल्ली में। तो अगर हमारी होती खेती, जो खेती करता, तो यही इन्वेस्ट तो और अच्छा बीज लाता, खाद लाता, ये रहता, तो पैसा यहाँ का इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो ये पैसा नवनिर्मित कुछ, तो पैसा चैनल है, और ये बनाया सेंट्रल ऐसा सिस्टमेटिक ढंग का ये रहा कि यहाँ का पैसे का पलायन भी बहुत है, पूंजी का भी बहुत बड़ा पलायन है, प्रतिभा का भी पलायन। उसको गलती बोल सकते या धोरण बोल सकते, लेकिन लालू जी के काल में जो हुआ, शायद वही नीतीश ने किया या कुछ अलग किया उन्होंने। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने,
लालू प्रसाद यादव की सरकार आई तो कम्युनिस्ट पार्टियों के सहयोग पर थी। ओके 90 में ओके लालू प्रसाद ने वही काम किया जो उससे पहले 50-60 साल से, जैसा मैंने बताया कि बिहार पहला स्टेट था जमींदारी एवोल्यूशन करने वाला। तो सोशल जस्टिस के काम को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों ने और सोशलिस्ट पार्टियों ने। और लालू यादव भी उसी सोशलिस्ट धारा के ये थे। तो 90 में जब उनकी सरकार बनी तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों का ज्वाइंट एफर्ट था। लालू यादव की सरकार कम्युनिस्टों पर निर्भर थी तो सोशल जस्टिस को, लेकिन लालू यादव ने अगर भूमि को, लैंड को, अगर जैसा कि बंगाल में हुआ, जैसा केरल में हुआ या त्रिपुरा में हुआ, लैंड को अगर लैंडलेट्स पीजेंट्स के बीच, भूमिहीन गरीबों के बीच अगर बांटा होता उसको, तो उनको जस्टिस मिलता और आगे बढ़ती। ये काम नहीं किया, इसलिए सोशल जस्टिस की धारा रुक गई और उनके लिए सोशल जस्टिस की धारा सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी तक रह गई, सत्ता का हाँ कि पावर शेयरिंग तक। हम लोग का था कि सत्ता का कैरेक्टर बदलना चाहिए, टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ स्टेट रादर देन हैव ए पार्टिसिपेशन स्टेट। सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, सत्ता का चरित्र बदलो। तो सत्ता में हिस्सेदारी तो हुई लेकिन सत्ता उसी लैंडलॉर्ड क्लास के पास रहा। तो बाद में 15 साल के बाद लालू यादव सोशल जस्टिस को आगे जो नहीं बढ़ा पाए, ब्लॉक हो गया। तो जब नीतीश कुमार आए तो उसने भी इकोनॉमिक जस्टिस नहीं प्रदान किया, तो लालू यादव की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। तो लालू यादव ने जो पिछड़ा किया था उसको अति पिछड़े तक ले गए। लालू यादव दलित ले गए थे, उसको महादलित तक ले गए। लालू यादव अल्पसंख्यक ले गए थे, मुसलमानों तक, उसको पसमानदा तक ले गए। रूट वही था, रास्ता वही था, लेकिन लोगों के भौतिक मटेरियल कंडीशंस में, भौतिक जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई। 20 साल में आगे कोई परिवर्तन नहीं आया। जो आपको एनके चौधरी ने कहा कि इकोनॉमिक जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं हुआ। इकोनॉमिकली लोग गरीब बने रहे। यही लालू यादव। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई रोजगार देने के लिए, कोई उद्योग व्यवसाय के लिए, कोई कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ किया है, ऐसा उनका दावा है? देखिए ये बात सही है कि नीतीश कुमार के समय में कोई इसको इनकार नहीं कर सकता कि कनेक्टिविटी है, सड़कों का जाल बिछा है, खास करके जिला मुख्यालय तक। लेकिन जिला मुख्यालय के बाद भी जो रिमोट एरियाज है, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ अभी भी बहुत काम होना बाकी है। जैसे अभी सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। आप पटना से मतलब मुजफ्फरपुर जाएं, दरभंगा जाएं, ये सब हाईवे है। लेकिन हाँ, दरभंगा गए, नालंदा गए, तो आपको सड़कें एकदम नो वन कैन डिनाई दैट। लेकिन उसके अलावा भी कनेक्टिव फिर गांव तक जाता है और उस लेवल पर अभी काम से जाते हैं, गांधी पथ से जाते हैं तो लगता है यार मुंबई से जा रहे हैं। हाँ, लेकिन गांव में जाएंगे तो फिर लगता है कहाँ रूरल के कनेक्टिविटी के लिए भी और काम होना बाकी है अभी उस लेवल पर। लेकिन देखिए कैपिटलिज्म क्या है, ये कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट किया। किसका डेवलपमेंट किया? कैपिटल। जैसे देखिए बड़ा ये पुल बना, तो किसको कंपनी को काम मिलता है? मुंबई की कंपनी को, हैदराबाद की कंपनी को। बिहार के लोग क्या करेंगे? मजदूर का काम करते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स। तो बड़ा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें कमीशन का रैकेट होता है, कमीशन बाहर चला गया, तो यहाँ के लोग मजदूर के मजदूर। तो जैसे मान लीजिए कि पुल बने, सड़कें बनी, तो उस पर चमचमाती सड़कें जाती हैं। जिसके पास 4 व्हीलर अच्छा है वो खूब इस्तेमाल करता है। सड़कें चमचमाती हो रही, लेकिन जीवन लोगों का नहीं चमचमा। लेकिन जीवन लोगों के लिए कैसे चमचमा? रोजगार चाहिए। तो रोजगार लोगों को देने के लिए, निर्माण करने के लिए नीतीश कुमार भी सफल नहीं हुए। नीतीश कुमार भी सफल नहीं हो पाए। नीतीश कुमार के जैसे देखिए इंडस्ट्री आती तो इंडस्ट्री अपेक्षाकृत, अगले आप स्पेशल स्टेटस देते बिहार को, विशेष राज्य का दर्जा, तो इंडस्ट्री को कंसेशन मिलता। और एक बात और हो गई है, अब हो गया है डेवलपमेंट का मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। हम चाहते हैं कि प्राइवेट का मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, सरकार उद्योग लगाए। लेकिन सरकार अब न्यू लिबरल 91 के बाद, जब से न्यू लिबरल ऑर्डर आया, अब सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो सारा का सारा चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ती जाती है। उसमें तो डेवलपमेंट इसमें संभव नहीं होता। कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट में कुछ लोगों का फायदा होता है। मैंने आपको पहले कहा कि कुछ लोगों को की चांदी है। लेकिन तो नीतीश कुमार के रोज में भी कुछ लोगों की काफी चांदी है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आया, इतना ज्यादा पैसा, लेकिन बाकी लोगों के जीवन में कोई मेजर चेंज आया है ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको सड़क पे जाना है, कहीं जाना है तो थोड़ा स्मूथनेस है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन है। और इनइक्वालिटी वो
और बढ़ती जा रही है। उसके मान लीजिए आपके पास दरभंगा जाना है, आपका 4 व्हीलर है, बहुत आसानी से जा सकता है। लेकिन जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, वो कैसे जाएगा? तो ये सब समस्या। और एक था, कई मतलब लोगों से मिले हैं, बात की है, बाइट की है। लोगों का यह मानना है कि जब लालू प्रसाद जी का काल था तो एक गुंडागर्दी का काल था, जंगल राज का काल था। हम तेजस्वी की तरफ देखते हैं, अच्छा बंदा है, लेकिन ठीक है, पर लेकिन उनको फिर चुना कर दिया हमने, तो शायद हमें ये डर है कि फिर वो काल आ जाएगा। बहुत लोगों ने ये बाइट दिया है। देखिए मतलब ये एक तरह का प्रतिक्रिया है। और ये जब नीतीश के हाथ में सत्ता आई तो लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल को उसने जंगल राज के रूप में, आप ओपोनेंट के काल को, जैसे मोदी आया तो कहता है 60 साल का काल बेकार का काल था, कांग्रेस का काल बेकार का था। तो ऐसे ही भाजपा की जब सरकार आई तो वो कहती है कि लालू यादव का राज जंगल राज था। मतलब ये सच्चाई है, परसेप्शन है? ये परसेप्शन है। मैं हमेशा आधी रात को घर पहुंच जाता रहा, हमेशा, कभी ऐसी स्थिति नहीं थी। आप कोई जंगल राज था या नहीं था, इसका आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे, एनसीआरबी का आंकड़ा, पहले अपराध ज्यादा था या आज देख ले। बिहार का आंकड़ा आप उस टाइम में महाराष्ट्र से, बाकी लोग जगह से देखते, तब न तुलना होता कि जंगल राज है। होता क्या था जिसकी तरफ लोग इशारा नहीं करते, बिहार में अपराध क्यों होता है? उसकी वजह है विदाउट ए जॉब क्राइम इज ए प्रॉपर जॉब। क्राइम इज प्रॉपर जॉब, राइट। हमें काम नहीं है तो हमें रास्ता ये मिला है। हाँ, यही है। आज भी वही हाल है। आप देखिए कि इधर कुछ हत्याएं हुई हैं तो जो क्रिमिनल्स पकड़े गए कहते हैं कि बेटी को देने के लिए पैसा नहीं था, फी भरने के लिए, तो मुझे इतना ही पैसा मिला। लालू के राज में क्या था कि जब विरोध होता था तो एक ही उसमें 2-3 पहलू है। पहला कि लालू यादव पिछड़ी जाति से आते थे और वोकल थे, एग्रेसिव थे। तो एक जो पुराना ऑर्डर था वो टूटा, पुराना मैकेनिज्म टूटा। ये नए लोग सत्ता में आए तो जाहिर है कि उसको तो कलंकित आदमी करेगा। और दूसरा वो लेफ्ट पर था, लेफ्ट और लालू लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, वो स्थिति जैसी भी थी, लेकिन उसके खिलाफ रेसिस्टेंस भी बहुत था। जैसे कोई रेप हुआ, कोई अपहरण हुआ, कोई किडनैपिंग हुई, तो इतना विरोध होता था कि लगता था कि ये जो बाढ़ आ गई। लेकिन उससे ज्यादा किडनैपिंग और ज्यादा मर्डर एमपी में हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं। तो लगता था कि कुछ नहीं हो रहा। घटना होने के बाद जो विरोध होता तो बड़े पैमाने पर होता, बहुत बड़े पैमाने। तो यहाँ बिहार में जैसा कि मैंने आपको कहा, शायद अभी नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा। नहीं, प्रतिरोध की शक्तियां यहाँ बहुत स्ट्रांग थी। नीतीश कुमार के वक्त क्या हुआ, अपराध वैसे ही बढ़ते गए, लेकिन उसने मीडिया को इतना पैमाने पर नहीं हुआ और मीडिया को कंट्रोल किया, ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ। अपराध यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, संस्थागत हो गया। चीजें वही हो रही है लेकिन छिप रही है। मीडिया पर कंट्रोल कर लिया। आप बिहार में अब हम लोग कहते हैं कि जंगल राज था वो, तो ये जल्लाद राज है। जंगल का तो कुछ कानून भी होता है। जल्लाद को पैसा दो तुमको हैंग कर देगा। जल्लाद समझ रहे हैं? उसके आगे का काल, हाँ, हैंगमैन कहते हैं, हैंगमैन। जंगल राज के बदले जल्लाद राज नहीं चाहिए। ये बीजेपी का राज जल्लाद राज है। तो अभी इस बार बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, लेकिन एक नया साथी इसमें है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। बहुत लोगों के लिए काम किया लेकिन अब खुद के लिए काम कर रहे, क्या होगा? देखिए, किसी को देखने से पहले ये पूछना चाहिए कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। व्हाट इज योर प्रोग्राम? जैसे लालू आया तो प्रोग्राम थे, नीतीश के पास भी, उसका क्या प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है? दारूबंदी हटाएंगे। दारूबंदी ये कोई प्रोग्राम है? और मतलब पलायन एकदम रुक जाएगा और सबको रोजगार मिलेगा। तुम यहाँ रोजगार लाने के लिए क्या करोगे? लैंड रिफॉर्म करोगे? कॉमन स्कूल सिस्टम करोगे? नहीं बोलता है ना। और ये बड़े है नवी फेल जो है उनको तो नहीं होना देना है। उनको लगता है कि मैं पीएचडी होल्डर को तो वो ये कर सकता हूं मैं सब कुछ। भारत में तो सारे बड़े बड़े लोग ब्यूरोक्रेट सब पढ़े लिखे रहते हैं, एक से एक। बिहार के मतलब भारत बिहार में हो गए। हाँ, आप ये देखिए कि ये इसको फंड कौन करता है? प्रशांत किशोर को। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जो अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी देती है, पैसा देती है। ये कम्युनिस्ट पार्टियों और दूसरे लोगों उन्होंने एक बार मुलाकात देते हुए बताया कि मुझे कौन पैसा दे रहा है, कि जो जिस लोगों के लिए मैंने काम किया वो लोग मुझे पैसे देते हैं। यहाँ उसका सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जमींदार उदय सिंह, एनके सिंह।
बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ बिहार, वो तो पीएचडी होल्डर नहीं है। पीएचडी होल्डर है। और दूसरी बात यह है, ये आदमी परिवर्तन का विरोधी है, ये कॉरपोरेट के लिए काम करने वाला। अब देखिए बिहार, जैसा कि मैंने बताया, एक ऐसा राज्य है जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं वो अपनी चमक खो चुकी है, और ये इकलौता ऐसा स्टेट है जहां कम्युनिस्ट पार्टियां, लेफ्ट का प्रेजेंस है, लेफ्ट पार्टीज का, कंपेरेटिव टू अदर हिंदी स्टेट्स, दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो ये उनको डर है कि ऐसा नहीं कि उसकी तरफ चला जाए, मे बी। तो और बाकी पार्टियां धीरे धीरे अपनी चमक फीकी पड़ती जा रही, तो ये इसको ला रहे हैं। बिहार में हमेशा से 2 चुनाव से प्रयोग होता है, कभी पप्पू यादव को लाके, तो उपेंद्र कुशवाहा के लाके, मतलब केरल से, आपको याद है बिहार में जब भी चुनाव होता है तो केरल से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ने आते हैं, केरल से। ये बड़ा राजनीतिक एक, हाँ। अब मैंने एक बार पूछा कि आप लोग केरल में, जैसे एसडीपीआई है, यूनियन मुस्लिम लीग है, आप यहाँ क्या करने आते हैं? ये लोग कहते हैं कि केरल में हमारा दुश्मन लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट जिस कॉम्बिनेशन में होगा हम उसके खिलाफ काम करेंगे। अरे बाप रे, केरल के लोगों का यहाँ क्या? तो आप बिहार में प्रशांत किशोर में एक बड़ा दाव कॉरपोरेट ने खेला है, पूंजीपतियों ने खेला है। ये पहली ऐसी, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल कल्चर को बदलेगी। यहाँ बाकी पॉलिटिकल पार्टी, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लोगों का क्या है, भाई आप काम करते हैं जनता के बीच में, आप 10 साल 15 साल में अपनी जगह बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, तो आप एक नेता बनते हैं। ये किसी को उठा के, अच्छा तुम नौकरी करते हो, चलो तुमको एमएलए बना दिया। अरे कम से कम, हाँ, उन्होंने बोला है कि ऐसे में 95 लोग होंगे, 95% लोग होंगे जिन्होंने कभी चुनाव मतलब जिंदगी में लड़ा नहीं, उनको खड़ा करो। आप बताइए ये जो प्राध्यापक हो गए, ये कितनी डेंजरस बात है कि जो पॉलिटिकली मतलब नोविस है, जो अनपढ़ है पॉलिटिकली, उसको आप करें कि पॉलिटिक्स ही डिसाइड करता है ना, फेट है कंट्री का, हमारी ये का। आप उसको एक ऐसे नौसिखिए लोगों को देख रहे हो, जो आपने, आप खुद ही बता रहे कि जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो सैलरीड है, पैसा देके करता है। पहले बताया कि तुमको क्या वो जनता से चंदा लेता है, लोगों से पैसा लेता है? अगर आप लोगों से पैसा नहीं लेते हैं तो लोगों का काम कैसे करते हैं? अगर आप कॉर्पोरेट से पैसा लेंगे तो काम भी कॉर्पोरेट का करें। ये सब बोलते बोलते उन्होंने नारा भी अभी नया दिया है कि अर्ज या फर्ज होगा, आएंगे तो 10 आएंगे, नहीं तो 250 पार करेंगे। ये इस बात का कोई मतलब नहीं। आप आएंगे तो जैसे आप पहले भी कॉर्पोरेट के लिए काम करते थे, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते थे, और ये बिहार कोई पंजाब या बाहर दूसरा स्टेट, पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस स्टेट है, जागरूक स्टेट है। इसी जागरूकता से भाजपा को दिक्कत होती है, इसीलिए बिहार को इतनी गाली सुननी पड़ती है बाहर में कि गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है इसके पास, ये झुकता नहीं है, ये बिकता नहीं है, तो एक मेजॉरिटी कर। तो प्रशांत किशोर तो असल कॉर्पोरेट के आदमी है, एक प्रयोग कर रही है, उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। इंटरव्यू के आखिरी तरफ जाएंगे तो एक अगला आखिरी सवाल ये है कि नीतीश कुमार के लिए 20 साल से कांग्रेस आरजेडी के साथ है, आरजेडी है, अभी तेजस्वी खुद को बता रहे हैं कि अब सत्ता हमारी आएगी, और भाजपा का भी अब ये है कि हम भी कम नहीं, हम सीएम के तौर पर हम मतलब तैयारी ऐसी है, और चिराग पासवान भी एनडीए में है और रहे पीके, तो सभी मिलाकर अब इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में मुझे लगता है कि ये जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन, इसलिए कि भाजपा और नीतीश कुमार को जो कुछ भी देना था वो दे चुके, और वो इररेलेवेंट अब हो चुके। जैसे इतिहास में आपको जो भूमिका अदा करनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ठीक है, कुछ ही लोगों के हक में आया, एक छोटे, लेकिन उसका एक रोल है, नो वन कैन डिनाई। लालू यादव का बहुत बड़ा रोल है सोशल जस्टिस में, उसके पहले नीतीश कुमार का भी रोल। तो अब इनके जाने का समय आ गया, और अब जो कोई भी बिहार में आएगा वो ये चाहेगा कि पुराने ढंग से शासन करे, तो ये अब संभव नहीं होगा, उसको नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार फिर गठबंधन नहीं दिखेंगे? हमको नहीं लगता कि भाजपा गठबंधन रिपीट हो पाएगी। और नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे? इंडिया गठबंधन क्या होता? नीतीश कुमार के बारे में आप जान रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल हमेशा की तरह, इसलिए पूछा भाई। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनका वो एंड की तरफ जा रहे हैं, उनका रास्ता लगभग एंड होता जा रहा है। चलिए, बातें करते करते पूर्णिया में उन्होंने बोला कि हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, अब इधर उधर गए थे लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। अब वो एंड के था, बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो उनका नेचुरल एलाई था,
वो वहीं उनकी जगह थी, वहीं उनको रहना चाहिए था, वही रहे भी। यहाँ वो अनकंफर्टेबल सोशल मूवमेंट से आने वाला बंदा बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ हमेशा रहा है। ओके। ये सोशलिस्ट लोगों के साथ आप देखिए, नवीन पटनायक सोशलिस्ट था, चला गया बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं जो पुराने सोशलिस्ट थे वो लोग बीजेपी के साथ चले गए। तो हमेशा से ऐसा होता रहा है भाजपा को, खास करके। लेकिन ये सोशलिस्ट लोग हैं तो उनको हार्डकोर बोला जाए फिर ऐसा करते तो? हार्डकोर कैसे कहा जा सकता है? जैसे देखिए, सोशलिस्टों की एक धारा थी, जैसे लालू रहे, मुलायम रहे, लेकिन ये लोग भी बहुत कोई अच्छे सोशलिस्ट नहीं थे। ओके। जैसे किशन पटनायक वाली धारा थी, या अशोक सेक्सरिया वाली धारा थी, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जो रियल सोशलिस्ट थे, अच्छे सोशलिस्ट थे। सोशलिज्म ये तो डिजेनरेटेड, पॉलिटिकल सोशलिस्ट, हाँ पॉलिटिकल या डिजेनरेटेड भी थे। ये जो सोशलिस्टों की धारा थी उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कम्युनलिज्म से। अगर सांप्रदायिक शक्तियों से अगर उसने समझौता कर लिया, जैसे नवीन पटनायक हो या नीतीश कुमार, नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट स्पॉइलर रहे, बिगेस्ट स्पॉइलर। तो ये लोग तो उन लोगों ने समझौता किया। ऐसे ही आप दूसरे स्टेट्स में भी देखेंगे, इन लोगों ने समझौता किया। लेकिन सोशलिस्टों की जो धारा थी, प्रगतिशील लोकतांत्रिक अच्छी धारा, भले वो पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन वो धारा आज भी है, आज भी रही है। मतलब इस बार बदलाव है? बदलाव है। बिहार में जनता बदलाव इसलिए कि अब वो पुराने तरीके से शासित होने के लिए तैयार नहीं है। तर हे होते अनिश अंकुर सर बिहारच्या राजकारणाबद्दल, समाजाबद्दल, सामाजिक अँगलबद्दल आणि इथल्या सगळ्याच आत्तापर्यंतच्या राजकीय उलथापालथीबद्दल आणि येणाऱ्या काळात काय होईल याच्याबद्दल त्यांनी लीड्स पार्टी संवाद साधला। सर बहुत बहुत शुक्रिया लीड्स पार्टी को समय। आपका भी धन्यवाद, अच्छा लगा। गणेश पोकळे, पाटना, बिहार।